आज हमारा विषय है नाटक की परिभाषा, उसका उद्भव, उसका विकास, उसके तत्व, इन्हीं सब पर हम क्रमवार आज अध्ययन करेंगे, आपको बताएंगे। और सबसे पहले तो हमें नाटक की परिभाषा और नाटक की उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए। पाणिनि के अनुसार नाट्य की उत्पत्ति नट धातु से होती है। इससे पहले भी ये चीज़ मैंने बताई है आपको। रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण में इसका जो उद्भव है वो नाट धातु से मानते हैं। कई बहुत फॉरनर्स हैं, उन्होंने नट धातु नृत्य का प्राकृतिक ये रूप है। कालांतर में जब नृत्य आर्य के साथ उसके साथ जुड़ा तो अभिनय का अर्थ इसमें सिमटता चला गया। फिर महिमा भट्ट आए, उन्होंने उसमें अनुभाव विभाव और सारी चीज़ें सब इसमें जुड़ी, क्योंकि इससे हमें सुनकर देखकर आनंद की उपलब्धि होती है। और ये नाटक नटों द्वारा दिखाया जाता है, अर्थात किरदारों के द्वारा दिखाया जाता है, इसलिए इसमें हम इसको नाटक कहते हैं। भरत मुनि ने इसके में जो लोग माने हैं कि इसमें अनुपम देवता, मनुष्य, राजा रंग, महात्माओं की पूर्व व्रत की नाट्य जो होते हैं उनकी अनुकृति जो की जाती है वही हमारे लिए नाटक के अंतर्गत आती है। फिर अभिनय की दृष्टि से संवादों और दृश्यों पर आधारित जो विभिन्न पात्र हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वो जब रंगमंच पर अपने को प्रस्तुत करते हैं विभिन्न पात्र, तो उनके द्वारा जो लिखी गई साहित्यिक रचना है वो भी हमें नाटक के नाम से हम जानते हैं। हिंदी के जो प्रथम नाटक है आपका वो नहुष माना जाता है। इसके राइटर नाटक गोपाल चंद्र आपके गिरधर दास माने जाते हैं। और इनके अब हम तत्वों पर बात करेंगे कि इनके तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें से हम सब पर एक साथ बात नहीं करेंगे। आज हम ओनली कथा वस्तु पर बात करेंगे। पहले भी मैंने बताया कि 7 तत्व होते हैं। पहला पाश्चात्य विद्वानों के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो वो है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन और संवाद, देश काल और वातावरण और भाषा शैली, उद्देश्य। और हमारे जो भारतीय हैं उन्होंने 4 चीज़ें ली हैं: कथा वस्तु, नायक, रस, अभिनय, वृत्ति। 5 तत्व हमारे यहाँ हैं। और अब जो है इन पर हम बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आपका आता है कथा वस्तु, और वो भी हम भारतीयता, पाश्चात्य वाला आसान है उसको बाद में बताएंगे। पहले हम भारतीय दृष्टि से कथा वस्तु क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले कथा वस्तु है। कथा वस्तु को ही एक तरीके से नाटक कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे हम प्लॉट कहते हैं। और इसके अर्थ या आधार या भूमि के उस पर हम समझते हैं ये बेस है। कथा के साथ ये एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है और इस पर ही हमारी पूरा आज का ये लेक्चर बेस्ड है, और इसीलिए कथानक बहुत अनिवार्य है। भारतीय जो आचार्य हैं हमारे यहाँ, उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं कथानक: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। इसमें आप प्रख्यात का मतलब है वो कथा इतिहास पुराण से जो प्राप्त होती है। जब उत्पाद्य कथा कल्पना मिश्रित होती है, पराश्रित कल्पना पर आश्रित होती है, तब वो मिश्र कथा कहलाती है। ठीक है। और इतिहास और जो कथा है इनका दोनों का इसमें योग रहता है। इन कथा आधारों के बाद जो है फिर नाटक कथा को मुख्य तथा गौड़ अथवा प्रासंगिक भेदों में बांटता है। उसमें जो आपका सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अवस्थाएं हैं, तो नाटक में कार्यावस्थाएं 5 होती हैं। वो भी अपना अपना काम अपने अपने वक्त पर आके करती हैं। उसमें सबसे पहले प्रारंभ है और उसके बाद प्रारंभ के पश्चात, प्रारंभ का मतलब जैसे प्रारंभ शुरू होगा वैसे ही उधर कार्यावस्थाएं शुरू हो जाएंगी। प्रारंभ का संबंध सीधे फिर बीज के साथ जुड़ेगा और मुख संधि में परिवर्तित हो जाएगा, आरंभ जिसे कहेंगे। फिर यत्न है, यानी उसके लिए की गई कोशिशें हैं। प्राप्त्याशा का मतलब किसी चीज़ की ख्वाहिश के लिए जो कोशिशें की जाएंगी अंततः उसको पाने के लिए। नियताप्ति अर्थात वो जब हम पाने के एकदम समीप होते हैं, और फलागम से तात्पर्य है कि जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो कार्यावस्थाएं इस तरह से 5 बताई गई हैं। अर्थ प्रकृति से तात्पर्य है अर्थ का अभिप्राय, प्रायोजन अथवा फल। प्रकृति का जो अर्थ है फल या प्रयोजन की सिद्धि में कारण या हेतु है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको कि फल या प्रयोजन की प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं वही अर्थ प्रकृति है। ये हमारे पास 5 तरह के हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य
ये 5 हैं। इन पांचों में से बीज और बिंदु कार्य के ये 3 आवश्यक अर्थ प्रकृतियां हैं, जबकि पताका और प्रकृति समस्त रूपकों में अनिवार्य नहीं है। जिस रूपक में नायक की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ इन दोनों की उपस्थिति नहीं होती। और इसके बीज से तात्पर्य ये है कि बीज नाम की अर्थ प्रतीक आप एक उदाहरण से अगर समझना चाहें, बीज देखने में छोटा होता है लेकिन उसकी पुष्पित पल्लवित होकर वो एक पेड़ बन जाता है, वही बीज कहलाएगा। उदाहरण के लिए अगर देखिए तो रत्नावली नाटक है, उसमें दैव जो है या भाग्य जो है अनुकूल होने पर भी सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ये जो कथन है वो उद्यन के लिए कार्य को प्रारंभ करने की प्रेरणा भी देता है। फिर बिंदु आता है। अवान्तर कथा, चलती हुई कथा के द्वारा जब मुख्य कथा में बाधा उत्पन्न होती है, तब मुख्य कथा को फिर जोड़ने वाला तथा आगे बढ़ाने वाला जो उपाय किया जाता है वो बिंदु है। बिंदु जल में तेल के समान होता है। इसमें भी अगर देखा जाए तो रत्नावली नाटक में वासव दत्ता द्वारा कामदेव की पूजा के प्रसंग में मुख्य कथा में विच्छेद होने पर उद्यन के आगमन की सूचना दी जाती है। सागरिका ये सुनकर कहती है कि यही राजा उद्यन है जिनके लिए मेरे पिता मुझे दे रहे थे। उसके हृदय में राज्योद्यन के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ये कहानी को आगे ले जाती है, गति देती है। फिर जो पताका है आपकी, वो प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक चलती है वो पताका कहलाती है। जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा, पताका के नायक को पताका नायक कहते हैं। एक सहनायक होता है जो मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में नायक की सहायता करता है। फिर आता है प्रकरी, ये प्रासंगिक कथा जो दूर तक नहीं चलती। जैसे रामायण में शबरी का एक वृतांत आ गया है, एक जटायु का वृतांत आ गया है, और एक वो नाविक का आ गया है, तो केवट वाला। तो ये इस तरह की। और कार्य का संबंध है कि धर्म अर्थ काम, ये तीनों किसी भी नाटक आदि के मुख्य फल माने गए हैं। इन तीन में से एक या दो या तीनों फलों की प्राप्ति हो जाए तो होना उसे कार्य कहते हैं। जैसे रत्नावली वाटिका में रत्नावली का मिल जाना। इस प्रकार ये अर्थ प्रकृतियां 5 हैं। संधियां अभी 5 मानी गई हैं। 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 जब कार्यावस्थाएं मिलती हैं तो ये 5 संधियों का निर्माण करती हैं। जैसा कि चार्ट में दिख रहा है आपको, बीज है, धन का निशान है, प्रारंभ है, और फिर इक्वल टू मुख संधि। इसी तरह बिंदु है, फिर प्रयत्न है, इसी तरह प्रतिमुख संधि है। पताका और प्रत्याशा जब मिलती हैं तो गर्भ संधि का निर्माण होता है। प्रकृति और नियताप्ति जब मिलते हैं तो विमर्श संधि, और कार्य और फलागम जब मिलते हैं तो निर्वहन संधि का समाहार होता है। तब जाके नाटक अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। ये जो है भरत मुनि ने नाटक के जो भेद बताए हैं उनमें धनंजय और दश रूपक ने 10 भेद बताए हैं। नाटक है, प्रकरण है, भाड़ है, और प्रहसन है, डिम है, व्यायोग है, समवकार है, वीथी है, अंक है, और इहा मार्ग है। आज हम अपने नाटक के तत्वों पर बात करते हुए यहीं तक व्याख्यान को रखते हैं। आगे हम इसका सेकंड पार्ट जब बताएंगे तब उस पर हम इसकी डिटेल्स बताएंगे।